बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हम गुणसूत्रीय मानचित्र कैसे बना सकते हैं, हमने सहलग्नता पर प्रश्न किए थे, है ना, पुनर्योजन आवृत्ति पढ़ा था, उस पर प्रश्न किए थे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है जनसंख्या आनुवांशिकी। जनसंख्या आनुवांशिकी। माने पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब किसी भी जनसंख्या में जीन की आवृत्ति के अध्ययन को जनसंख्या आनुवांशिकी कहते हैं। असल में यहां पर हम शब्द यूज कर रहे हैं जीन की आवृत्ति, वो वास्तव में होती है युग्म विकल्पी की आवृत्ति। तो इससे संबंधित कुछ शब्दावली है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप पहले तो लिख लीजिए, किसी भी जनसंख्या में जीन आवृत्ति के अध्ययन को जनसंख्या आनुवांशिकी कहते हैं। और महत्वपूर्ण शब्दावली में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। वो 4 चीजें क्या हैं? नंबर 1 है आपका इसमें जीन पूल। नंबर 1 जीन पूल। ये मैं आपको लिखकर नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बोलकर बताऊंगा। किसी भी जनसंख्या के जननकारी युग्मकों में जितने भी जीन्स उपस्थित हैं उनको सामूहिक रूप से जीन पूल कहते हैं। जैसे अगर आप मानव जनसंख्या की बात करें तो हमारी पूरी मनुष्य जनसंख्या के दो प्रकार के युग्मक होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। इसमें जितने भी जीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीन पूल। जैसे मानव जीन पूल में कितने जीन्स होते हैं? 25,000 से 30,000 जीन्स। ये हमें बात कैसे पता चली? ये हमें बात पता चली मानव जीनोम परियोजना से, माने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो जीन पूल क्या होता है? किसी भी जनसंख्या के जननिक युग्मकों में उपस्थित सभी जीन्स की संख्या के कुल योग को हम जीन पूल कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है जीन प्रवाह, माने जीन फ्लो। इसका पहले मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। हम भारतीय हैं, अगर आप में से किसी भारतीय लड़का कोई चला जाता है दक्षिण अफ्रीका और वहां पर जाकर एक दक्षिण अफ्रीका की लड़की से शादी कर लेता है और उसके जो बच्चे होते हैं उसमें भारतीय जीन्स भी होंगे और दक्षिण अफ्रीका के भी जीन्स होंगे, है ना, क्योंकि जो बच्चों की माता है वो दक्षिण अफ्रीका की है। तो एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में पर निषेचन के द्वारा जीन्स के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? जीन प्रवाह, है ना। या फिर यहाँ का कोई लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया की लड़की से विवाह कर लिया, तो भारत के जीन्स जो हैं वो कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में पर निषेचन से जीन्स के स्थानांतरण को हम जीन प्रवाह कहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत सरल है। अब तीसरा जो शब्द है वो है आनुवांशिक भार। आनुवांशिक भार। आनुवांशिक भार माने जेनेटिक लोड। ठीक है। अब ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मैंने लिखा है बड़ा ए छोटा ए। अब बेटा किसी भी जनसंख्या में एक
अप्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति या किसी भी जनसंख्या में किसी विषम युग्मजी जीव में एक अलाभकारी युग्म विकल्पी की उपस्थिति क्या कहलाती है? आनुवांशिक भार। तो ये जो युग्म विकल्पी है छोटा ए, ये अलाभकारी है। कैसे? क्योंकि जब भी ये वाला जीव अपने ही समजीनी से निषेचन करेगा तो हमेशा जो परिणाम आएगा वो कैसा आएगा? ये और ये। माने हर बार निषेचन पर 4 में से 1 जीव जो होंगे वो घटिया गुणवत्ता वाले होंगे। ठीक है, तो मतलब इस जीव पर कितना प्रतिशत आनुवांशिक भार है? 25%। समझ में आया? तो किसी जनसंख्या में किसी विषम युग्मजी जीव में अलाभकारी युग्म विकल्पी की उपस्थिति को आनुवांशिक भार कहते हैं। और इसमें कितना आनुवांशिक भार की गणना हुई है? 25%। कि जब भी ये स्वयं निषेचन करेगा तो 4 में से 1 बार, मतलब 25% हमेशा डर रहेगा कि ऐसी संतान पैदा हो जाएगी। ठीक है, चौथा जो शब्दावली है वो है आपकी जीन आवृत्ति। जीन आवृत्ति माने जीन फ्रीक्वेंसी। अब ये जीन आवृत्ति क्या होती है? जीन आवृत्ति का अर्थ है कि किसी भी जनसंख्या के एक जीन के विभिन्न युग्म विकल्पियों का अंश, उसके अध्ययन को जीन आवृत्ति कहते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक जनसंख्या में जीन आवृत्ति के अध्ययन को जनसंख्या आनुवांशिकी कहा जाता है। अब जीन आवृत्ति की गणना कैसी की जाती है? इधर देखें ध्यान से। सबसे पहले प्रभावी जीन की जीन आवृत्ति, इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं छोटे p से, बराबर, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है कि प्रभावी युग्म विकल्पियों की संख्या, प्रभावी युग्म विकल्पियों की संख्या बटे कुल युग्म विकल्पियों की संख्या, कुल युग्म विकल्पियों की संख्या। एक सूत्र तो आपका ये आ गया। दूसरा है, ये तो प्रभावी जीन की जीन आवृत्ति है। अब है अप्रभावी जीन की जीन आवृत्ति। अप्रभावी जीन की जीन आवृत्ति, इसको हम दर्शाते हैं छोटे q से। और ये क्या है? अप्रभावी युग्म विकल्पियों की संख्या, अप्रभावी युग्म विकल्पियों की संख्या बटे कुल युग्म विकल्पियों की संख्या। और हमें यह भी ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि किसी भी जनसंख्या में जो दोनों जीन आवृत्तियां होती हैं P
प्लस क्यू, इसका मान सदैव कैसा आना चाहिए, 1 के बराबर। ठीक है, P प्लस क्यू बराबर 1। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम एक क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले हम चीज लिखते हैं, जीन आवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। जीन आवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हम इसके ऊपर एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, कारक। तो जीन आवृत्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है उत्परिवर्तन, नंबर 1 उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को हम कहते हैं म्यूटेशंस। अगली से अगली कक्षा में हमें म्यूटेशंस भी शुरू करने हैं। ठीक है, म्यूटेशंस। दूसरा जो कारक है वो है चयन, नंबर 2 चयन माने सिलेक्शन। नंबर 3 जो है वो है प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रवास माने माइग्रेशन। भाई अगर हमारी भारत की जनसंख्या उसमें अचानक से किसी देश के नागरिक बढ़ जाएंगे तो हमारी तो जीन आवृत्ति गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रवास माने माइग्रेशन। और नंबर 4 जो है वो है आपका यादृच्छिक ड्रिफ्ट, नंबर 4 यादृच्छिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट माने जीन आवृत्ति में बदलाव किसी दुर्घटना के कारण, तो इसको आप कहते हो रैंडम ड्रिफ्ट। तो ये 4 कारक हैं जो जीन आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर 2 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले एक प्रश्न करेंगे, फिर हम और भी चीजें पढ़ेंगे, फिर हमें हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ना है, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न हमारा है ये, प्रश्न ये कहता है कि ए बी रक्त समूह युक्त 200 जीवों की जनसंख्या में, ए बी रक्त समूह युक्त 200 जीवों की जनसंख्या में कितने कितने जीव थे? 100 जो जीव थे उनमें कैसा रक्त समूह था? ए। ठीक है, 60 जो जीव थे उसमें था बी, और 40 जो जीव थे उसमें था ए बी, तथा 60 बी। ऐसे जीव उपस्थित थे, जीव उपस्थित थे। तो आपको बताना है कि ए तथा बी की जीन आवृत्ति क्या होगी। ए तथा बी की जीन आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसका जो सूत्र है, अब इसमें से ना ए को मान लेते हैं प्रभावी और बी को मान लेते हैं अप्रभावी। तो उत्तर ए जीन की आवृत्ति, इसको हमने मान लिया P बराबर, देखो क्या सूत्र है, प्रभावी युग्म विकल्पियों की संख्या। तो बड़े को प्रभावी माना है तो बड़े ए में ये है, ये और इन 40 में से भी ये रहा ए, तो 100
गुणा 2, ये तो ए है और ए बी में से 40 है, बटे कुल युग्म विकल्पियों की संख्या। कुल युग्म विकल्पी कितने हैं? तो देखो 100 गुणा 2 प्लस 40 गुणा 2 प्लस 60 गुणा 2, तो ये हो गया 100 इंटू 2 200, 240 बटे 100 इंटू 2 200, 40 इंटू 2 80 प्लस 60 इंटू 2 120, तो ये हो गया आपका 240 बटे 400। ये इससे ये कटा, ये 0 से यहाँ पॉइंट आ गया, तो इसका परिणाम आ गया 0.6। ये ए जीन की जीन आवृत्ति है। अब है बी जीन की। बी जीन की जीन आवृत्ति माने छोटा क्यू। छोटा क्यू ये क्या होगा? ये रे 60 तो बी है, डबल बी 60 इंटू 2 प्लस यहां से आ गया 40, और कुल युग्म विकल्पियों की संख्या हम इसकी गणना कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं 400, तो ये हो गया आपका 60 इंटू 2 120 प्लस 40 160 बटे 400, इससे ये गया, ये हो जाएगा 0.4। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब जोड़ के देख ले, मैंने बताया था P प्लस Q कितना होना चाहिए था? 1, तो 0.6 प्लस 0.4 बराबर 1। या फिर अगर आपने 0.6 ये निकाल लिया है तो इसमें पूरी गणना करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, P प्लस Q बराबर 1। P का मान पता है 0.6 है, तो Q का निकालना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 0.6, तो 0.4 आ जाएगा। फिलहाल हमने तो पूरा ये आपको हल करके बताया है, ठीक है। अब बेटा एक वैज्ञानिक का नाम मानव आनुवांशिकी के साथ संबंधित है और उनको कहते हैं सर आर्चिबाल्ड गैरॉड, ठीक है, वो यहां लिखते हैं, ये जरूरी है। सर आर्चिबाल्ड गैरॉड, इनको ये बहुत प्रसिद्ध हैं और इनको मानव आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं मानव आनुवांशिकी के जनक, तथा इनको और क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स माने जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक। जैव रासायनिक माने बायोकेमिकल, रासायनिक आनुवांशिकी के जनक। क्यों कहा जाता है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एल्केप्टोनूरिया एक रोग होता है, अब अगली से अगली कक्षा में हम रोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एल्केप्टोनूरिया का कारण बताया था, जीन उत्परिवर्तन, और उसको अच्छा जीन पर किसने काम किया था? मेंडल ने। तो इन्होंने कहा था एल्केप्टोनूरिया एक अप्रभावी मेंडेलियन कारक के कारण होता है। मेंडेलियन कारक माने जीन, ठीक है। अब जो मानव आनुवांशिकी है, एक टॉपिक में लिख रहा हूं लेकिन उसमें थ्योरी आप अपने आप लिखेंगे। टॉपिक का नाम है मानव आनुवांशिकी का अध्ययन पादपों व अन्य जंतुओं की आनुवांशिकी, पादपों व अन्य जंतुओं की आनुवांशिकी के समान नहीं किया जा सकता।
के समान नहीं किया जा सकता। आप नीचे लिखिए कारण। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उद्यान मटर में था, क्या था, संकर पूर्व संकरण हो गया, मतलब संतानों का संकरण जनकों से करा दिया। ये जंतुओं में भी संभव है लेकिन मनुष्य में तो संभव नहीं है। तो आप पहला कारण लिख लीजिए नीचे कि चयनात्मक जनन मनुष्यों में नहीं कराया जा सकता। दूसरा, मनुष्यों में संतानों की सीमित संख्या होती है। आजकल किसी के एक बच्चे होते हैं, किसी के दो होते हैं, तो उसमें आप ज्यादा लक्षणों का अध्ययन नहीं कर सकते। जबकि अगर आप देखें कुत्तों में, बिल्लियों में, इन जंतुओं में 4-4, 6-6 बच्चे होते हैं, तो ज्यादा आपको सैंपल मिल गया ना, नमूना मिल गया ज्यादा पढ़ने का। तो पहला था चयनात्मक अभिजनन नहीं कराया जा सकता मनुष्यों में। दूसरा है संतानों की सीमित संख्या। तीसरा पॉइंट है लंबे गर्भावस्था। हमारी जो गर्भावस्था होती है बहुत लंबी होती है और हमारा जनन काल भी लंबा होता है, मतलब 14-15 साल के होने के बाद ही गर्भधारण स्त्रियां कर पाती हैं। चौथा लिखिए बहुकारक लक्षण। हमारे अंदर बहुकारक लक्षण होते हैं जिसको पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। बहुत सारे जीन्स भी एक लक्षण को निर्धारित कर सकते हैं। चौथा लिखिए लक्षणों में विषम युग्मजता की अत्यधिक प्रतिशतता। हमारे अंदर हेटेरोजाइगोसिटी भी होती है। आखिरी लिखिए हमारे समलक्षणी पर पर्यावरण तथा पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों के कारण हमारी जो आनुवांशिकी है वो पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। अब जैसे मैं अगर आपको पढ़ा नहीं रहा होता तो मैं एक साइंटिस्ट होता तो मैं मानव आनुवांशिकी नहीं पढ़ सकता था। आप बच्चे, अभी आप 17-18 साल के हो, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पेरेंट्स को देख सकता हूँ, आपके दादी दादा को देख सकता हूँ, या फिर जब आप डॉक्टर बन के आपकी शादी हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, उनको देख सकता हूँ। लेकिन जब आपके बच्चों के बच्चे होंगे तब तक तो मैं टपक जाऊंगा, है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ियों का ही अध्ययन कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, हेडिंग है, वो है मानव आनुवांशिकी का अध्ययन करने हेतु सामान्य तकनीकें। मानव आनुवांशिकी का अध्ययन करने हेतु सामान्य तकनीकें। ठीक है। सबसे पहली तकनीक क्या है, वो है वंशावली विश्लेषण। नंबर 1, वंशावली विश्लेषण। बेटा इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये जो टॉपिक है पेडिग्री, ये बहुत अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा है जनसंख्या आनुवांशिकी, जो हमने आज पढ़ी है, मतलब जीन आवृत्ति ज्ञात करना। ठीक है, जनसंख्या आनुवांशिकी माने पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तीसरा है जुड़वा संतानों का अध्ययन। जुड़वा संतानों का अध्ययन, ये भी हमें पढ़ना है। जुड़वा संतानों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्विन्स। ट्विन्स का अध्ययन। चौथी जो तकनीक है वो है कोशिका संवर्धन एवं कैरियोटाइप अध्ययन। कोशिका संवर्धन एवं कैरियोटाइप अध्ययन। बेटा कैरियोटाइप अध्ययन हम इसी पार्ट में पढ़ चुके हैं। हमने मनुष्यों में डेनवर प्रणाली पढ़ ली थी और ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप पढ़ लिया था। कोशिका संवर्धन माने सेल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर,
ये हमें ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियों पाठ में पढ़ना है, कैरियोटाइप अध्ययन। ठीक है, अगला जो है वो है आपका जैव रासायनिक तकनीकें। जैव रासायनिक तकनीकें, बेटा जैव रासायनिक तकनीकों में आपने ये सब पढ़ना है, पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जैल विद्युत कण संचलन, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब हम पढ़ेंगे आणविक जैविकी वाले अगले पाठ में। और आखिरी है गणितात्मक माने मैथमेटिकल टूल्स, गणितात्मक उपकरण। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तथा इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर ये हमें नहीं पढ़ना है। वंशावली विश्लेषण हमें पढ़नी है, जनसंख्या आनुवंशिकी आज हम पढ़ के खत्म करेंगे। अगली कक्षा में हम जुड़वा संतानें पढ़ेंगे, कोशिका संवर्धन भी हमें पढ़ना है, और कैरियोटाइप तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, और जैव रासायनिक तकनीकें भी हमें पढ़नी है, लेकिन वो दूसरा पार्ट है, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीन आवृत्ति की और इन सब चीजों की। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे, अच्छा ये वाला भी जो हम अभी जो विषय शुरू कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। ये टॉपिक ज्यादा विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है विकास अध्याय में, इवोल्यूशन, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आनुवांशिकी से संबंधित है तो ये हम पढ़ते हैं, और फिर हम इस पर एक प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, इसका नाम है हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत माने हार्डी वीनबर्ग्स लॉ। ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या कहता है, ये इन दो वैज्ञानिक थे हार्डी और वीनबर्ग, इन्होंने स्वतंत्र रूप से अलग अलग ये कहा था कि किसी भी यादृच्छिक रूप से जनन करने वाली जनसंख्या में, यादृच्छिक रूप का मतलब होता है रैंडम, कहीं से भी जनन करने वाली जनसंख्या में जो युग्म विकल्पियों की आवृत्तियां जो होती हैं वो साम्यावस्था में होती है, एक साम्यावस्था स्थापित होती है, और ये जीन आवृत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने पर भी स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब, ये ऐसे लिख देते हैं, यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब कारक जैसे उत्परिवर्तन, चयन और प्रवास, जैसे उत्परिवर्तन, चयन तथा प्रवास अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक, ये सिद्धांत तभी लागू होता है। तो इसमें हार्डी वीनबर्ग समीकरण, इक्वेशन क्या है,
हार्डी वीनबर्ग समीकरण, माने हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, इनको अच्छे से पता था कि P प्लस क्यू बराबर 1 के होता है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, ये ऐसे ऐसे। तो जब ये खुला, जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो ये बनी समीकरण। इसमें से जो P होता है, P स्क्वायर, खाली P जो था वो था प्रभावी युग्मविकल्पी की आवृत्ति। यहां पर P स्क्वायर है समयुग्मजी प्रभावी जीव की आवृत्ति, ये है समयुग्मजी प्रभावी जीव की आवृत्ति। और समयुग्मजी प्रभावी जीव क्या होता है, बड़ा ए। ये जो क्यू स्क्वायर है ये है समयुग्मजी अप्रभावी जीव की आवृत्ति। माने छोटा ए उसकी जीव की आवृत्ति ये है। लेकिन जो इसमें ये है 2PQ, ये क्या है, ये है विषम युग्मजी जीव की आवृत्ति। ठीक है, विषम युग्मजी जीव की आवृत्ति, माने बड़ा ए छोटा ए। तो इस तरीके से इसकी बहुत ज्यादा जो विवरण है वो हम जैव विकास इवोल्यूशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो यादृच्छिक रूप से निषेचन है या जो जनन है, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जीन की आवृत्ति पर या युग्म विकल्पी आवृत्ति माने P और Q पर, और एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है, स्थिर रहती है। मतलब P प्लस Q के होल स्क्वायर का मान हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जल्दी बोले हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ये बहुत सरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको एक प्रश्न करा देता हूं ताकि ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो प्रश्न है, एक यादृच्छिक जनन करने वाली जनसंख्या में जनन करने वाली जनसंख्या में क्या हुआ है, अप्रभावी समलक्षणी की आवृत्ति, अप्रभावी समलक्षणी की आवृत्ति कितनी है, वो है 0.09 है। ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको विषम युग्मजी समजीनी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। विषम युग्मजी समजीनी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मैं तो आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आपको खुद से करने पड़ेंगे आगे के, है ना। तो ये अब इसका जो उत्तर है ये क्या है,
आपको प्रश्न में दे रखा है अप्रभावी समलक्षणी। देखो इधर देखो, अप्रभावी समलक्षणी क्या था, क्यू स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्यू स्क्वायर का मान दे रखा है 0.09। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 0.09 का अंडर रूट। इसका क्या मान आ गया, 0.3। हमें ज्ञात है, ये हमें बात अच्छे से पता है कि P प्लस Q बराबर 1 होता है। तो Q का मान तो हो गया 0.3, तो P बराबर 1 माइनस 0.3 बराबर 0.7। तो हमारे पास Q का मान है ये और P का मान है ये। हमें विषम युग्मजी समजीनी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो विषम युग्मजी समजीनी की आवृत्ति, समजीनी की आवृत्ति बराबर 2pq। देखो इधर इस फॉर्मूले में देखो 2pq होगी, तो हमारा आ जाएगा 2 गुणा p का मान है 0.7, q का मान है 0.3, तो 7 या 21, 21 दूनी 42 और 2 पॉइंट है 0.42। और अगर इसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा बराबर 42%। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपके जो ये प्रश्न हैं वो सारे आसानी से हल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्या, देखो इधर आपकी क्या खत्म हो गई, जनसंख्या आनुवांशिकी। अब हम कल की कक्षा में मिलेंगे और हम पढ़ेंगे पहले जुड़वा संतानें और फिर हम बाकी चीजें शुरू करेंगे। अभी हमारा इसमें उत्परिवर्तन बचता है। बेटा उत्परिवर्तन या परिवर्तन, इसका मतलब होता है जो जनक प्रकार से भिन्न संतानें उत्पन्न होती हैं। तो उसके लिए जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जिसमें गुणसूत्र की संख्या में बदलाव होता है। एक होता है जीन उत्परिवर्तन, एक होता है गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव, एक होता है गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव, एक होता है गुणसूत्र जीन्स में उत्परिवर्तन। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, पेडिग्री वंशावली पढ़नी है। ठीक है, लेकिन ये सब हम कब पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। आज हमारा जो समय है वो समाप्त हो चुका है। आप अच्छे से पढ़िए, इनके ऊपर प्रश्न कीजिए, कोई आपको डाउट हो, कोई भ्रम हो तो वो हमसे पूछिए। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल आते हैं आप इस लिंक पर नीचे सब्सक्राइब कीजिए इसको और उसमें अपना प्रश्न लिख दीजिए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आपके जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है वो अच्छे रूप से चलता रहे। धन्यवाद।